बारी बारी हर ग्रुप के लीडर को यहाँ पर बुलाऊंगा ताकि वो अपनी जो है अपने सवाल को दोहरा कर उसका जवाब भी दे सके। जो ग्रुप लीडर आएगा वो अपना वो सवाल का जवाब लेके आएगा और वो सारे जवाब यहाँ पर खड़ा होकर दे देगा। उसको 5 मिनट दिए जाएंगे ताकि वो अच्छी तरह इलेबोरेट कर दे। और उसके बाद फिर उस पर जो है वो डिस्कशन चलेगी और उस पर जो है एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आएगी। मैं इस पर डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब से कहूंगा कि वो आगे बाकी का अपना शेड्यूल बताएं। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच जी। प्रोग्राम हमने चूंकि एक हफ्ता पहले मेरा ख्याल फ्लोट कर दिया था। अच्छा, दिस इज अ न्यू टेक्निक ऑफ नॉलेज शेयरिंग। तो यूएसए में हम लोग जब वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे तो दैट वाज द वे ऑफ टीचिंग। वो ये नहीं कहते थे कि स्लाइडें लगाए, स्लाइडें तो हम सारी उम्र देखते रहे। तो दैट मेथड वाज वाइडली एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड ओवर देयर। तो हमने कहा कि इसको पायलट के तौर पे हम यहाँ भी करके देखते हैं, और मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे बड़े अच्छे आएंगे, बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड ऑन द सेम पैटर्न। अच्छा, अब इसमें जो हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, पहली बात तो मैं यहाँ पे ये वाजिया कर दूं कि ये क्वेश्चन आंसर कोई आपके नॉलेज टेस्टिंग के लिए नहीं दिए। ये हमने अपना जो डिस्कशन करनी है उसकी आपको एक गाइडलाइन दी है। एक गाइडलाइन दी है आपको, ताकि हम इन पॉइंट्स को और इस प्रेजेंटेशन को और ये सारे प्रोग्राम को डिजाइन करने में इट टुक अ लॉट ऑफ वर्क। क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि इसके अंदर जितना भी एविडेंस है, जो भी अभी तक आया है, ये सारा एविडेंस आप तक पहुंच जाए। हाँ जी। तो आप तक मकसूद ये था कि आप तक अभी तक का जो ओबेसिटी का नॉलेज है वो सारा पहुंच जाए। अब भी हमारी देखा देखी, चूंकि अब हमने इस पे काम शुरू किया है, तो बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है ना, अब वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पीछे चलने लगी हैं। लेकिन एश्योर यू, यू आर स्टिल द पाइनियर, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम आज से 3 साल पहले शुरू किया था, कोविड के बाद। जो पहली हमारा 2021 में और 22 में हमारा जो प्रोग्राम आया था फैमिली बॉन्ड का, तो हम उसमें ये प्रोग्राम शुरू कर चुके हुए हैं। तो यू विल स्टिल बी पाइनियर। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बड़ी डिफिकल्टी बनाई जा रही है इसके लिए, आई एश्योर यू कि दे वुड नेवर बी एबल टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। ये किसी एक जगह से नहीं लिए गए, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। दैट्स द रियल नॉलेज। और इसके बाद आई एश्योर यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू वुड बी अ मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट इंशाल्लाह। आपको जरूरत नहीं होगी किसी और जगह। और इसलिए मैंने लिखा था कि आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ लाइएगा, ये नोट्स लेते जाएं। और आपके लिए जो सबसे बड़ा फायदा है, हमारे एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, मैं आज तारुफ करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर शाजिया जहरा है। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में न्यूट्रिशंस की और डाइट की। एक हमारी एक्सपर्ट इस वक्त कराची में ऑनलाइन बैठी हैं, वो पीएचडी हैं न्यूट्रिशनिस्ट, और उनके बेतहाशा रिसर्च पेपर हैं। तो वो भी ऑनलाइन है, मैं भी उनका तारुफ करवाऊंगा। वो इस वक्त शी इज वॉचिंग और वो भी इसमें मौजूद है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे दोस्त कराची से लेके खैबर तक, हमारे दोस्त इस वक्त ऑनलाइन है। आपका ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में देखा जा रहा है। ठीक है जी। तो जब आप यहां तशरीफ लाएंगे, ये सब नमाज पढ़ी है। अच्छा, जब हम ये शुरू करेंगे तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेंगे। बट आई एम अफ्रेड टुडे कि हमारा ये प्रोग्राम शायद शायद मेरा ये ख्याल है कि ये चारों मॉड्यूल आज मुकम्मल ना हो सके। हमें कोई जल्दी नहीं है। हम अगर आज 2 मॉड्यूल करते हैं, 3 करते हैं, तो जो रह जाएगा वो हम आगे ले जाएंगे। हमारे पास 6 महीने हैं। लेकिन ये आज का प्रोग्राम एक पिविटल है। आज की चीजें आपको समझ आएंगी तो डायबिटीज रिवर्सल समझ आएगी। ये चीजें समझ आएंगी तो आपको स्टैटिन का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है ये समझ आएगा। ये चीजें आपको समझ आएंगी तो आगे वाले हमारे तमाम जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं
ये सारे आपको समझ आएंगे। इसलिए अगर इस प्रोग्राम पे हमें 2 दिन भी लगते हैं या 2 मॉड्यूल टाइम लगता है तो इवन देन दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो अब हाफिज साहब, ओवर टू हाफिज साहब। एक मेरा क्वेश्चन है प्रोग्राम से पहले। पहले तो मैं एकेडमी को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा ही कमाल प्रोग्राम आपने शुरू किया सर। और आज तक ये उस चीज का मेरे ख्याल में एक तसलसल है जो आपने आखिर कुछ साल पहले हमें डायबिटीज सिखाई। और बाकी यहाँ तक जितनी भी हम डायबिटीज की प्रैक्टिस करते हैं उसमें 90% एकेडमी का और मैं उसमें सबसे ज्यादा वो आपकी मोहब्बत है, नहीं, वो आपकी वो अपनी मेहनत है। लेकिन तो उसके बाद में सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह ये सारा कोर्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी और सारी चीजों पे चल रहा है, वो जो हमने कोर्स किया था वो हमने 100% एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे किया था। जी जी। ये जो कोर्स है अब इसके आपकी ओबेसिटी के ऊपर और इसके ऊपर बहुत चीजें हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं और कुछ चीजें जो नॉन एविडेंस बेस्ड हैं। जी, जैसे आपने अभी लास्ट लेक्चर में आपने हमें एनएचएस की गाइडलाइन दिखाई। अब एविडेंस तो वो है, ये भी रिकमेंडेड तो वो है। हाँ हाँ अभी हमारा कोर्स का स्टेटस क्या हुआ? या एविडेंस बेस्ड जी। होगा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैडम ने भी आते ही ये क्वेश्चन किया था कि आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं और इसका फायदा क्या होगा। ठीक है जी। शोएब साहब, जितना भी एविडेंस है जो मैंने पिछले 4-5 साल में एविडेंस के ऊपर रिसर्च की है, एविडेंस सारा बाइस्ड है। आइदर इट इज फार्मा फंडेड और योर फूड कंपनीज फंडेड। दुनिया की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो या तो फार्मा के जरिए असर है तो या फूड कंपनीज के जरिए असर है। लेकिन इस कोर्स के अंदर आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी, उसमें किसी जगह भी मेरी पर्सनल राय नहीं है, किसी जगह हमारे एक्सपर्ट्स की पर्सनल राय नहीं है। ये वो एविडेंस है जो हर जगह मौजूद है, किताबों में मौजूद है। हाँ, हमने ये जरूर किया है, जब ये प्रोग्राम डिजाइन किया हमने ये एविडेंस वो मरवजा इंटरनेशनल गाइडलाइंस से नहीं उठाया। हमने जो दुनिया में बेस्ट सेलर ऑथर्स बुक्स हैं हमने वो मंगाई, मैंने पर्सनली परचेज की पैसे देके हजारों डॉलर्स की, और वो किताबें मंगाई, उनको पढ़ा, उसके बाद ये एविडेंस, ये सारा कुछ एविडेंस ऐसा है जिसको कोई चैलेंज नहीं करता। और ये सारा जो कुछ भी आपको अगले 6 माह में पढ़ाया जाएगा, दिस इज ऑल बैक्ड अप बाय सॉलिड एविडेंस, एक्सपर्ट पीयर रिव्यूज, एंड दिस हैज नेवर बीन चैलेंज एट एनी फोरम। तो हम आपको एविडेंस पढ़ाने जा रहे हैं। अब मैं आज के पहले जो हमारे प्रेजेंटर हैं उन्हें बुलाता हूँ कि वो ग्रुप ए के डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ लेके आए और अपनी क्वेरीज का जो है वो जवाब जो उन्होंने हासिल किए हैं वो आगे बढ़े। डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब, ग्रुप 1। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Abdul Sattar Chaudhary, and I am vegetarian, and I did DCH from Royal College Dublin. The group 1 questions are, what is आवाज आ रही? अच्छा. Group 1, first question is, what is the basis of obesity? Why people became obese? The answer is, from my side and from our group side, is that the basis of obesity is genetics, overeating, and lifestyle. In genetics, in some families, obesity runs, and sometimes the family members, they can note the obesity in their children and they can decrease it. About the lifestyle, the normal sleep at night, this burns the calories. While in lifestyle, the children are eating food when they should sleep. And during day, when they should not sleep more, they sleep. So this is reverse.
and that causes obesity. Other thing is the food, junk food, nutrition, about the hormones imbalance, and other factor which I have seen in many patients, children and adults, that is a depression due to different reasons. One of them is breakdown of the family. So that is also a major factor in obesity. Besides that, overnutrition and lazy life, that is one of the factors. So you can, the other question, the second question which where do we store the fat in our body when we are on the road to obesity? Some patients are obese on the hip and legs. Obesity is more there. Most of the patients, the most of the patients, they are obese. Abdomen, from abdomen, there, that is pear shape, whatever you say. Shoulders, in some patients, the shoulders are more obese. Obesity is there. And about fat, good and bad fat has been, you will discuss. About the some patients are obese overall. So now we should discuss whatever we like and put your input there and ask any question. Okay. Thank you very much. Okay. अच्छा, आपको चूंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 3 जो है ना वो इंटरलिंक्ड है, तो ग्रुप 2 को भी हम फौरन होल्ड पे रख रहे हैं, ग्रुप 3 का आगे भी बंदा। डॉक्टर शकील अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर महमूद जावेद है। हमारा ग्रुप 3 था और ग्रुप 3 में सिंपल 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाई मेल्स गेट obesity and females get pear-shaped obesity? Second is around hips and buttocks. तो इसमें मेल्स में क्योंकि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट होता है और इसकी वजह से मेल्स के अंदर जो प्रीडोमिनेंस होती है विसरल फैट डेपोजिशन होती है और जो कि एब्डोमेन पर होती है, इसलिए उसकी शेप जो है वो एप्पल शेप आती है। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन डोमिनेंट होता है और उसकी वजह से उसकी जो टेंडेंसी होती है सबक्यूटेनियस फैट डेपोजिशन होती है जो कि बटक पे और हिप पे और लोअर लिम्ब पे होती है। और अल्लाह पाक ने ऐसा किया, कहते हैं कि बटक में और लोअर लिम्ब पे जो फैट एकम्युलेशन होती है उससे फीमेल्स के चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो वहीं से ज़रा इजी मिल सकती है, इसलिए अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम रखा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ नॉर्मल साइज ऑफ ए फैट सेल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ फैट सेल टू स्टोर फैट एंड ग्रो? जो नॉर्मल साइज ऑफ फैट सेल है
ये डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से और एज की वजह से और सेडेंटरी हैबिट्स और एक्सरसाइज की वजह से और जेनेटिक मेल और फीमेल की वजह से इसका साइज मुख्तलिफ होता है। फीमेल्स में इसका साइज छोटा होता है, मेल्स में थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, और छोटी एज में ये छोटा होता है, एज के साथ ये बड़ा हो जाता है। जो किसी वजह से ओबीज हो जाते हैं उनमें ये साइज जो है ये इसका बड़ा हो जाता है। और नॉर्मल साइज जो है इसका वो 0.05 से लेकर 0.1 मिलीमीटर तक होता है, जो कि 50 से लेकर 150 माइक्रोमीटर के इक्विवेलेंट होता है। 0.5 0.05 से लेकर 0.05 to 0.1 millimeter, that is equivalent to 50 to 150 micrometer। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है पोटेंशियल ऑफ फैट सेल टू स्टोर फैट एंड ग्रो। इसी तरह जो फैट सेल की जो पोटेंशियल है कि वो कितना फैट को स्टोर करे और उसकी क्या ग्रोथ हो, वो भी उसके डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से डिफरेंट होती है। दैट डिपेंड्स ऑन हार्मोन्स, एज, जेनेटिक फैक्टर्स और पर्सन की सेडेंटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज, डाइट के वो खाता क्या है। और इस निस्बत से ये देखा गया है कि नॉर्मल जो फैट सेल होता है उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो 1 से लेकर 2 पाइकोलीटर्स ऑफ फैट स्टोर कर सकता है। पाइकोलीटर्स, 1 to 2 पाइकोलीटर्स ऑफ फैट। ये जो फैट है 1 to 2 पाइकोलीटर्स, ये इक्विवेलेंट है 0.1 to 0.2 मिलीग्राम ऑफ ट्राइग्लिसराइड। 0.1 to 0.2 मिलीग्राम ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ये देखा गया है कि जब इसका एक तो इसका साइज बड़ा होता है और 10 से 15 गुना बड़ा हो सकता है फैट सेल, यानी कि जो मैंने साइज बताया इससे 15 गुना बड़ा भी हो सकता है। और दूसरी बात इसमें जो होती है ना, इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी, कि सेल का साइज बड़ा हो जाना। दूसरा इसमें एक और फिनोमिना भी होता है, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि सेल का साइज तो नहीं बड़ा होता लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। तो इसमें दोनों फैक्टर्स होते हैं कि जब बंदा सेडेंटरी हैबिट इख्तियार करे और ओवर ईटिंग करे और ऐसे फैक्टर जो ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं, तो ना सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है, थोड़ा सा हाइपरप्लेजिया भी होता है। सरकार जो जवाब था वो अब बाकी चीजें हम डिस्कशन में करेंगे। और जज़ाक अब हम ये थैंक यू सर, थैंक आपका जवाब आ गया। यू। अच्छा, तो पीछे दोस्त है वो अभी तक साथ है हमारे, उनको समझ लग रही है कि व्हाट वी आर डूइंग, अब क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये जो क्वेश्चन रखे थे, ये हमने पहली छलनी में से गुजार दिए। ठीक है जी, एक छलनी में से ये गुजर गए जो आप लोग थे। दूसरी छलनी है हमारे एक्सपर्ट्स, लेकिन दरमियान में भी एक छलनी है जो कि ये बंदा आपके दरमियान खड़ा। तो जब आपका एक छलनी में से गुजरने के बाद अब दूसरी छलनी में से गुजरेगा और जब हमारे एक्सपर्ट इसके ऊपर जवाब देंगे, तो दैट वुड बी अ नॉलेज यू विल गेट इन अ फिनिश्ड फॉर्म। ठीक है, और उस पर हमारा सबका कंसेंसस होगा और हम हर ग्रुप वाइज डिस्कशन का आपको टाइम देंगे। जब मैं बोल चुकूंगा, हमारे एक्सपर्ट्स बोल चुकेंगे, यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। हमें टाइम कंस्ट्रेंट कोई नहीं है, हम हमेशा टाइम के हाथों ही मार खाते रहे हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम बार बार नहीं होने, तो इस वजह से वी वांट टू डू एम्पल डिस्कशन। अब जी पहला जो क्वेश्चन था हमारा, अब मैडम और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तवज्जो के लिए, कि जो हमारा पहला सवाल था वो था व्हाट इज द बेसिस ऑफ ओबेसिटी, व्हाई पीपल बिकम ओबीस, लोग मोटे ताजे हो क्यों जाते हैं। जवाब हमें मिला जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल। वेरी गुड आंसर, ऐसा ही है। लेकिन
इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च है, रिसर्च मौजूद है। याद रखिएगा कि किसी भी कौम की जेनेटिक्स चेंज होने के लिए सदियां चाहिए। जेनेटिक्स डोंट चेंज ओवरनाइट, ठीक है। ये 10 साल में, 50 साल में, 20 साल में नहीं, मिनिमम ऑन एवरेज 1 से 2 सदियां लगती हैं जेनेटिक्स चेंज होने में। जबकि ओबेसिटी पिछले 50 साल में गई है ऊपर। अब 50 सालों में जेनेटिक्स तो चेंज नहीं हो सकते, ये बात तो तय है। लेकिन स्टार साहब की ये बात 110% करेक्ट है कि मोटापे में जो जेनेटिक्स है उनका रोल है 70%। इट इज अबाउट 70% जेनेटिक्स, ठीक है। लेकिन हर बॉडी के अंदर, खुसूसन साउथ ईस्ट एशियंस के अंदर, हर जिस्म के अंदर जेनेटिक्स का बीज मौजूद है। वी कांट चेंज आवर पेरेंट्स, बीज मौजूद है। ये बीज तनावर दरख्त बनता है कुछ खादों की वजह से। वो खादें ना मिले तो बीज जमीन से बाहर नहीं आएगा। वो खाद, रोशनी, फोटोसिंथेसिस का आपको अमल पता है क्या क्या चाहिए एक बीज को दरख्त बनाने के लिए। तो ये जो जेनेटिक्स ओबेसिटी के हैं, इसको खाद लाइफस्टाइल से मिलती है, जो कि उन्होंने दूसरा बताया। जब तक ये खाद प्रोवाइड नहीं करेंगे, शायद जेनेटिक्स उतना असरअंदाज नहीं होंगे, लेकिन उतना नहीं होंगे। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर बेतहाशा ओबेसिटी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी नहीं कि मेरे अगर वालिद साहब ओबीज थे तो मैंने ओबीज होना ही होना है, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैं अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखता हूं तो 70% चांसेस मेरे रहेंगे, लेकिन 30% नहीं होंगे। एक हो गई बात जी। अब जो एंड पे बात हो रही थी, जब हम मोटे होते हैं जी, जी ठीक। अब याद रखिए कि मोटापे के लिए हमें 2 चीजें एसेंशियल चाहिए। अगर ये 2 चीजें नहीं होंगी तो मोटापा नहीं होगा। उसके लिए एक है एनर्जी और एक है इंसुलिन। 2 चीजें होंगी तो मोटापा होगा। जेनेटिक फैक्टर हो तब भी। अगर जेनेटिक्स आपके अंदर मोटापे के हैं और गॉड फॉरबिड आप एक ऐसे गरीब घराने में जन्म ले चुके हैं कि जहां पे खाने के जराई मौजूद नहीं है, ठीक है जी, तो एनर्जी का फैक्टर निकल गया। अब आपको बैलेंस डाइट तो नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही, ठीक हो गया। एनर्जी होगी तो इंसुलिन उसको स्टोर करने के लिए आएगी। अगर एनर्जी ऑन बोर्ड नहीं है तो इंसुलिन कुछ नहीं कर सकती। गॉट माई पॉइंट। तो ये 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं मोटापे के लिए, वन इज एनर्जी एंड अदर इज इंसुलिन। तो तभी हम मोटे होंगे। अब मोटापा क्यों होता है? मोटापा होने के लिए 3 कंपार्टमेंट्स हैं जहां से हमारी प्रॉब्लम होती है। फैट सेल्स हमारे 3 कंपार्टमेंट में जमा होते हैं। पहला कंपार्टमेंट होता है सबकुटेनियस फैट का, जैसे आप फरमा रहे थे, बड़ा अच्छा है और बड़ा मुझे खुशी हुई कि लोग तैयारी के साथ आए हैं। सबकुटेनियस जो है वो आपकी स्किन के नीचे है। सबकुटेनियस में फैट सबसे पहले आएगी। कितनी आएगी? अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जितनी चाहे आ सकती है। लेकिन एक खास पॉइंट पे आके सबकुटेनियस फैट अगर हम उससे ज्यादा स्टोर करेंगे तो वो हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो जाएगी। वो थ्रेशोल्ड क्या है? दैट इज 22.5 पाउंड्स। जब हम 22.5 पाउंड्स फैट सबकुटेनियसली जमा कर लेंगे तो यहां से उसके नुकसान शुरू हो जाएंगे, फिर उसकी बात हम बाद में करते हैं। अच्छा, सबकुटेनियस के बाद अगला नंबर आता है विसरल फैट का, विच इज बिहाइंड द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। दिस इज द फैट विच इज अराउंड योर किडनीज, अराउंड योर इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, ऑल दैट। ये उसके बाहर बाहर सारी जो फैट है। तो ये आपका सेकंड पार्ट है जहां पे आती है। और ये फैट उस वक्त तक डेट्रीमेंटल नहीं होगी जब तक ये फैट 6.2 पाउंड्स या इससे ज्यादा नहीं हो जाती। 6.2 6.5 तक इसको स्टोर करने का पोटेंशियल विसरास के अंदर, विसरल फैट में मौजूद है, ठीक है। 22.5 6.5 क्या ये नॉर्मल
यहां तक पोटेंशियल है, स्टोर करने का पोटेंशियल है इंसानी बॉडी में। और जब ये दोनों चीजें फिल हो जाएंगी तो थर्ड कंपार्टमेंट की बारी आएगी, जो है लिवर। और लिवर के अंदर ओनली हाफ अ पाउंड ऑफ फैट इज डेट्रीमेंटल। हाफ अ पाउंड, 22.5 पाउंड, 6.5 पाउंड और हाफ पाउंड। और ये हो सकता है कि आपका पेशेंट वेट मशीन पे खड़ा हो तो हाफ और पाउंड का तो पता भी नहीं चलेगा, वो तो यही खुश होगा कि मेरा वेट जो है वो तो पिछले 5 सालों से 64 kg और स्टेबल है, हालांकि वो ये फैट लिवर में स्टोर कर चुका है। सो दीज पीपल आर कॉल्ड टॉफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, ये टर्म है टॉफी। गॉट? अभी तक साथ हैं आप मेरे? अच्छा जी। अब फैट सेल जो है वो ग्रो करते हैं दो प्रोसेसेस के साथ, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया का मतलब है यू जनरेट न्यू फैट सेल्स, 1 से 2, 2 से 4, 4, जो हमारा जो वो माइटोसिस का प्रोसेस है, ये फैट सेल बढ़ते जाते हैं। दिस इज गुड। आपकी अक्सर खवातीन मोटी हैं, दे आर ब्लेस्ड कि ये सारा फैट उनके बटक्स, हिप्स और तमाम फीमेल जो प्रोटोटिपिकल साइट्स हैं लाइक ब्रेस्ट, हिप्स, बटक्स, यहाँ पे जमा होता है। एंड दिस इज ऑल हेल्दी फैट। यू में कर्स इट, आपको बुरी लग सकती है, लेकिन दिस इज वेरी बेनिफिशियल फैट, क्योंकि ये आपके पास रूम मौजूद है कि आप जो कुछ खाते हैं वो फैट ठिकाने लगती चली जा रही है और आपके विसरस के अंदर नहीं जा रही, और ये आपके लिवर के अंदर नहीं जा रही, जो कि सारी बीमारियों की जड़ है। लिवर इज द ग्राउंड जीरो फॉर ऑल द मेटाबॉलिक इलनेसेस। लिवर से स्टार्ट होती हैं सारी मेटाबॉलिक इलनेस, ग्राउंड जीरो। ठीक हो गया जी। अब जब आपके तमाम सबकुटेनियस फैट डिपोज फिल हो जाते हैं, जब आपका तमाम विसरल फैट फिल हो जाती है, जब लिवर भी फिल हो जाता है, दैट इज द टाइम यू एंड अप विद डिसलिपिडीमिया फर्स्ट, यू एंड अप विद क्रॉनिक पैंक्रियाटिक डिजीज। आपका पैंक्रियाज काम करना छोड़ देता है, जिसको ये आज तक बताया गया कि इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज बिकॉज pancreatic beta cells fail. Pancreatic beta cells in type 2 diabetes never fail. They are just clogged by the fat. एक पॉइंट क्लियर कर, जो 22.5 और 6.5 का आपने बताया है, ये irrespective of gender है, irrespective of जी 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 बिल्कुल जी, irrespective of ये एवरेज या मेल फीमेल दोनों की। अच्छा हाइट का भी फर्क। देखिए, अगर वो बहुत यूरोपियन या कॉकेशियन है, ऑब्वियसली उनकी हाइट 6.5 फुट होती है, वो थोड़ा सा को 2 पाउंड ऊपर ले जाएंगे या, लेकिन ये एवरेज है फॉर होल ऑफ द पॉपुलेशन। जिन्होंने ये रिसर्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, प्रोफेसर रॉब लस्टिक ने, उसने पूरी दुनिया का ओवरऑल ये हमें ये दी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो जब ये तमाम कंपार्टमेंट फिल हो जाते हैं, आप डिसलिपिडीमिया का शिकार होते हैं और आप डायबिटिक हो जाते हैं। अब जब जिस दिन आप डायबिटिक हुए हैं, दिस इज कॉल्ड अ टर्म विच इज न्यू फॉर यू, दिस इज कॉल्ड पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड। जब आप अपने पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड के तीनों कंपार्टमेंट्स फिल कर जाएंगे, तो तब आप डायबिटिक भी होंगे, डिसलिपिडीमिक भी होंगे, नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज, जो मेरी 8 मशहूर जमाना अब तो सबको वो याद हो गई हुई है। जब आप पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे तो सारों की सारों 8 की 8 बीमारियों का आप शिकार हो जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड, कि आप कितने अरसे में और किस किस्म की ग़िज़ा से अपने ये सारे ऑर्गन्स फिल करते हैं। ये हो गया जी टाइप 2 में। अच्छा, अब जिस तरह से जब आप ये वाला फैट जो है जिस तरह से आई है, सबकुटेनियस, विसरल एंड लिपिड, जब आप अपना वेट लूज करवाएंगे अपने पेशेंट को, तो ये रिवर्स ऑर्डर में वापस जाएगी। सबसे पहले ये लिवर में से निकलेगी, फिर विसराज में से निकलेगी, और फिर आपकी सबकुटेनियस फैट निकलेगी। आपका पेशेंट आता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए आपके डाइट प्लान के ऊपर,
आपकी दवाओं के ऊपर। मेरी तो 1 इंच वेस्ट कम नहीं हुई, आपने परेशान नहीं होना। आप उसको स्कैनर, उसका लिवर स्कैन कराइए। लिवर में से स्कैन विद इन 2 to 3 वीक्स निकलती है सबसे पहले। विसराज में से ज्यादा टाइम लगेगा कहां पे, और एंड के ऊपर सबक्यूटेनियस की बारी आएगी, और आएगी जरूर। सो अगर आपका पेशेंट तमाम लाइफस्टाइल्स कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, खाना भी उसका अच्छा है, पेट कम नहीं हो रहा, तो उसका बेस्ट है कि बेसलाइन उसका आप अल्ट्रासाउंड करा लें, और उसका 3 माह बाद 2 माह बाद दोबारा कराएं। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रीएश्योरेंस कि आपका पेशेंट वेट लॉस तो नहीं किया, लेकिन विसरल और लिवर फैट लूज कर रहा है, उसके बाद ही वुड बी ऑन अ रोड टू सक्सेस। तो ये हमने पहला जो क्वेश्चन था हमारा, इसको हमने एड्रेस कर लिया जी। दैट एंटायरली डिपेंड्स कि आपका डाइट प्लान को आप कितना फॉलो कर रहे हैं, आपका डाइट प्लान बनाने वाला कितना माहिर है, और उसके साथ आप किस तरह से फॉलो अप पे रहते हैं। यहाँ पे ये है कि 2 माह बाद अगर रिजल्ट ना मिले तो हम लोग भाग जाते हैं। तो ये जनाब हमारे पेशेंट आते हैं, उनका वेट जो है 50 kg या 60 kg है। जी जी जब हमारे पास लैब करवाते हैं सर, तो उनका ट्राइग्लिसराइड 5 किलो पहुंचा होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 2.5। आप ये बात याद रखिए कि कोलेस्ट्रॉल विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फैट, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन, नॉट द फैट कंजम्पशन। दिस इज द रिफ्लेक्शन। जिसका 500 ट्राइग्लिसराइड है ना, उसकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा है। ऑन एवरेज डॉक्टर साहब यहाँ बैठी हैं, उनसे इनकी इजाजत से, कि जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस है नॉर्मल बंदे के लिए, वेट लॉस के लिए नहीं, 2 मुर्गियां उसको मंगवाइए, 2 100 मुर्गी 100 वो तो आप लेंगे of carbohydrates per day, मैं नहीं हूँ तब तक तो 1 day। मेरी मीटिंग हो रही है Then ड्राइवर, मैं देख ली। और पूछ लो कहने भेजा है। भाईजान ने जिन्हें भी भेजिया जरा म्यूट कर दो, साड़ी बड़ी मेहरबानी, ਅਸੀਂ डिस्टर्ब हो रहे हैं जी। अच्छा जी, हो गया जी, हो गया जी। जो फैटी होते हैं बहुत मोटे, उनका नॉर्मल आ रहा होता है कोलेस्ट्रॉल। उनकी सबक्यूटेनियस फैट है ना। सोमो रेसलर्स अब जापान के आपने देखे, दे आर हार्बरिंग सबक्यूटेनियस फैट। यही तो आपको समझा रहे हैं। जो बहुत मोटे हैं और उनको कुछ ही नहीं है अभी तक, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर, तो उनकी सबक्यूटेनियस फैट है। दे हैव द पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर फैट सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपरप्लेजिया, नॉट हाइपरट्रॉफी। इस वजह से। अच्छा जी, अब बात ये हो रही थी कि 100 ग्राम एक एवरेज बंदे की रिक्वायरमेंट है, और देन 60 ग्राम्स फॉर ईच 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 60 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट लेने की इजाजत है। अब इसको उल्टे, हर 60 ग्राम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। इतनी एक्सरसाइज को कर नहीं सकता बंदा। यही वजह है कि यू गेट ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज नेवर काजेज इवन अ पाउंड ऑफ वेट लॉस। कभी ये तवक्को ना करें। नाउ ओवर टू आवर एक्सपर्ट्स। तीसरी छलनी के लिए डॉक्टर ज़ारा फर्स्ट, प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। सो वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत सारा आज मेरा अपना भी नॉलेज गेन हुआ है सर आपकी गुफ्तगू से। और सर ने जो बताया फैट के बारे में, आई एग्री 200% विद ऑल दीज थिंग्स, बट नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स, मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस दे दूं। मुझे लगता है जब आप अपने पेशेंट्स देखें तो उनको ये नहीं कहना कि जैसे हार्ट अटैक हो गया आपकी जी, वेन वो क्लॉटिंग हो रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं। तो जहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है, अब नंबर 1 पे कि विच वन कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी अच्छा बुरा हर जगह है। अगर हम बात करें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसका ताल्लुक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या गंदम की रोटी, जौ की रोटी मिक्स करके, मल्टीग्रेन्स व्हाटएवर, ये अच्छे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, छिलके वाली दालें।
और अगर हम बैड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो वो हम सब यूज कर रहे होंगे, व्हाइट शुगर, फिर बेकरी, हर जगह के अंदर आपको सफेद आटा, ये सब चीजें आपके बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग, आज मैं बात बताती हूँ कि आपको 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट बॉडी वेट के हिसाब से आपको जो चाहिए, 15 to 20 ग्राम जो है वो आपको परसेंट जो है वो आपको प्रोटीन चाहिए। 25 to 30% आपको बॉडी को, ये पूरी मट्टी का पुतले को चलाने के लिए बॉडी को फैट चाहिए। अब वो कौन सी फैट है? सबसे पहले तो मुझे कोई फैट के फायदे बता दे, फंक्शन ऑफ फैट। कैलोरीज होगी, और कुछ? और चार इंटरेस्टिंग सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो बात न्यूरॉन्स को, नर्व्स को नरिश करने में हेल्प करता है, गुड फैट्स जो होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं। एग्री डॉक्टर मारिया एग्री बिल्कुल। और जो बात, चार फायदे शायद आज मैं बताऊं तो उसको जरूर स्टडी जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर रिसर्च जरूर कीजिएगा। नंबर वन, इट्स योर, नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स योर ब्रेन डाइट, मगर इट्स आल्सो इट्स योर ब्रेन डाइट बिकॉज की IQ लेवल आपका बहुत एनहांस करता है फैट। नंबर टू, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी करता है। गुड फैट, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स बताया ना गुड और बैड, इसी तरह गुड और बैड फैट भी है। इफ वी टॉक अबाउट गुड फैट, मैं गुड फैट के फंक्शन बता रही हूँ इस वक्त। ब्रेन स्टमक पे आ जाए, डाइजेशन होगी तो अब्जॉर्प्शन होगी तो हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन पहुंचेगी, तो हर ऑर्गन अपने हिसाब से वो काम करेगा, ऐसा ही है। अब जो तीसरा फंक्शन, आपकी बॉडी के अंदर जो भी फैट डिपॉजिट हो चुकी है वो गुड फैट उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालती है। ये मेरा 24 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं जब पेशेंट का वेट लॉस कराती हूँ तो वो उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन कराती हूँ। मैंने कभी मेरे मोटे पेशेंट की फैट नहीं बंद कराई। फोर्थ चीज, हमारे यहाँ फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? A, D, E के। डी क्यों खत्म होगी हमारे पाकिस्तान में? सूरज तो वही है सिर्फ इसलिए कि हमने प्रोसेस फैट खानी शुरू कर दी है। गुड फैट स्टमक आपकी बॉडी में होगी तो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन है, आपके विटामिन A, D, E, K जो है वो अब्सॉर्ब होंगे। हमारे डब्बों के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है डालडा मामता। मैंने वो भी हमारी डिस्कशन अंदर ही चल रही थी, तो मैंने एक जगह कैंप किया, तो वो किसी MP ने कराया था कैंप, पता चला कि वो सारे, अच्छा मैंने बताया डाइजेशन बहुत अच्छी होती है फैट खाने से। हर अभी 90%, मोर देन 90% मुझे लगता है पेशेंट मुंह से लेके आपके स्टूल पास होने तक पूरा GI ट्रैक जो है वो आपके इस वक्त जो है ना आपकी प्रॉब्लम में है। एसिडिटी हो रही है, डाइजेस्ट नहीं होना खाना, गर्ड हो रहा है, खाना वापस आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, लूज मोशन हो रही है। वो जितने पेशेंट थे ना वहां पे सबको स्टमक में दर्द हो रहा था। जब मैंने सर उनसे सवाल पूछा कि वो चिकनाई कौन सी खाते हैं, तो पता चला कि वो जो MPS आते उनकी मशीन घी बनाने वाली मिल थी, वो सारे उधर से खरीदते थे। तो ये एक छोटी सी रिसर्च लोकल, जो आप आई एग्री विद डॉक्टर ताहिर के सब रिसर्चेज दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्चेज यकीन करें न्यूट्रिशन पर हो रही है, और वो सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज और वो कर रहे हैं। अपने आप के ऊपर रिसर्च करके देखें। यहाँ पर मैंने 50+ लोग देख रही हूँ, 60+ लोगों के साथ भी होंगे। अगर याद हो अब गुड फैट कौन सी है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने जो कसम खा ली, जिसका हमें 3-4 साल पहले पता चला है, अभी आ गया, अब हर कंपनी बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह ट्राई करें कि जरूर अपना जो है ना वो नाश्ते में लें, जैतून की 1 चम्मच लेके निकलें। आप अपनी बॉडी में विदिन 2 वीक्स आप चेंजेस फील करेंगे। आपकी हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, आपकी ब्रेन, आपकी हर जिस्म के अंदर जितने ऑर्गन से काम करें वो सबको फैट चाहिए काम करने के लिए। मुझे ऑर्गन्स को काम कराने हैं। नो डाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसकी सबसे बड़ी जो रीजन, बेचारा पेनक्रियास पागल हो चुका हुआ है, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं वो, जैसे सर ने बताया, उसके सेल साइज बड़ा हो जाता है। इंसुलिन शुगर को लेके जाती है, ताला खोलना चाहती है उन सेल्स का,
अब वो ताला खोल नहीं सकती क्योंकि वो लॉक ही चेंज हो चुका होता है। जिस सेल जानी होती है तो वो फिर क्या होता है, जब ताला ही चेंज हो गया, साइज बड़ा हो गया, तो ताले चाबी चेंज होगी तो वो खून में रहेगी शुगर, उससे क्या होगा, सेल्स और मजीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आप ओबीस होते चले जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि आपको गुड फैट खाने, गुड कार्ब्स खाने हैं एंड प्रोटीन को भी अकॉर्डिंगली खाना। अच्छा, अब इसमें मैं कौन सा रहे हैं कि हमने तो क्वेश्चंस हमारे यहाँ नोट किए गए, बिल्कुल हमने अब क्योंकि ये सारी इंसुलिन सिस्टम, ये फैट, ये सब कुछ आप आगे आना है, तो हम कोशिश करेंगे सब उन 2 सवालों पे कंफाइन करें ताकि हम पहले उसके ऊपर एक कंसेंसस बना बिल्कुल लें, ठीक है सर। फिर बाकी हम स्टेप बाय चलते रहें। लाइफस्टाइल की बात में तो ओवर ईटिंग आ गई। ठीक नहीं, वो तो उसकी आपने, इन्होंने एक बताया था कि लाइफस्टाइल और लेजीनेस, ठीक है, तो लेजीनेस का एक बात याद रखिएगा, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि लेजीनेस होती क्यों है, लेजीनेस होने की क्यों आदत है, और ये जो लाइफस्टाइल ओवर ईटिंग है, लाइफस्टाइल के अंदर जो मैंने मैसेज दिया वो ये है कि आपको दुनिया जहान के बेनिफिट्स वॉक से, एक्सरसाइज से मिलेंगे, बट दैट इज गुड इनफ फॉर योर मसल स्ट्रेंथ, दैट इज गुड इनफ फॉर योर लुक्स, but it is not meant to be losing your weight. डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल में एक चीज और ऐड करूंगी मैं यहाँ पर, क्या ख्याल है, किसी के माइंड में आ रहा है क्या होना चाहिए? वो तो अभी स्लीप साइकिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब सारा दिन काम करते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जब आप थकावट होती है तो रात को जब आप डीप स्लीप में जाते हो, आप सोचो कि इतनी कैलोरीज बर्न होती हैं जितनी एक ट्रेडमिल पे होती है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डीप स्लीप है ही नहीं। अगर आप अपनी कमिंग जनरेशन को, हम लोग तो फिर सो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। This is the biggest enemy. सर दिस इज द बिगेस्ट एनिमी। आपको ना सोने की सबसे बड़ी ये इसके पैकेज दिए हुए यूफोन ने रातों को स्लीप उसके, और दूसरा उसके बाद मैकडोनल्ड के और केएफसी के भी जो डील्स हैं सर वो भी रात को ही होते हैं, वो भी रात को ही डील्स देते हैं। वो भी मतलब गोरे ने पूरा अरेंज किया हुआ है, हमारे पाकिस्तानियों को जंग करने की जरूरत नहीं, उन्होंने पूरा एक वेपन तैयार किया हुआ है उसमें, कि सबसे बड़ी वजह स्लीप की सर, इट्स द बिग रीजन सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, या सर्केडियन रिदम जो है। थैंक यू थैंक यू सर। तशरीफ रखिए। अच्छा जी, अब आपको पहले 2 क्वेश्चंस में से कोई प्रॉब्लम, जो पहले 2 हमने सवाल थे कि लोग मोटे क्यों होते हैं, और उसके बाद था वेयर डू वी स्टोर द फैट व्हेन ऑन द रोड, मैंने बता दिया कहाँ पे हम स्टोर करते हैं। नीड के हिसाब से भी एक बड़ा ज्यादा फंडिंग क्वेश्चन, जी जी, अपार्ट फ्रॉम के जो ये मोबाइल है या वो है उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो आप बदल सकते हैं, आप केएफसी से और मैकडॉनल्ड से बच सकते हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमी का रूल्स आया है, जो सारे लोग जो अमेज़न पे काम कर रहे हैं, जो अमेरिका पे काम कर रहे हैं, वो तो सारी रात का जानना उनका मजबूरी है, वो क्या करें, उनका स्लीप पैटर्न तो नहीं वो कितने % होंगे सर? बड़े हैं सर, नहीं कितने, पूरी आबादी में से कितने लोग हैं जो नाइट राइडर्स हैं, कितने हैं? जो नहीं है वो तो करे ना नहीं उनके लिए क्या, उनके लिए हमारे पास सर वो डेट देखिए, आपने जो ऑन एवरेज या 8 घंटे की स्लीप ऑन एवरेज कही गई है, हाँ, और दूसरा सबसे पहले आपके बच्चों को ये सिखाने की चीज है कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में रिलीज ही तब होता है जब आप सोते हैं, ठीक है। आपके बच्चे क्यों आम दुनिया से अब वेट वाइज, अपनी एज वाइज, सॉरी, जो उनकी हाइट कम है, ठीक है जी, अगर आपने ग्रोथ हार्मोन लेना है तो आपके बच्चे को 8 से 10 घंटे ऑन एवरेज सोना पड़ेगा, जो बच्चे नहीं सोते हैं उनकी हाइट्स कम हो रही है, ठीक है जी। तो पहले जो 2 सवाल थे उसका जवाब हमने कॉम्प्रिहेंसिवली ले लिया, अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो पूछ लेंगे। सारी जो आपने ग्रुप 1 का जो पहला क्वेश्चन है, हाँ उसमें आपने 2 मेन चीजें की, जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल। जी जी, इसके साथ साथ हमने हार्मोन को डिस्कस नहीं किया, वैसे कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओएस की बात है, उसमें जेनेटिक्स या लाइफस्टाइल का मामला नहीं आएगा, जी जी, कुशिंग सिंड्रोम है, हाँ हाँ चीज है, उसमें इन दोनों का मामला नहीं आएगा। हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट दीज आर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुशिंग सिंड्रोम, ये वो कितने % है। अब हम सिर्फ इस वक्त राइट टाइम वो हम करेंगे सारा कुछ, इस वक्त हमारा मुतमईन नजर सिर्फ ये है कि हम बेसिक पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी, ईटिंग की, स्लीपिंग की, लाइफस्टाइल की और ओबेसिटी की समझ जाए बेसिक से, वो एडवांस चीजें हैं उसमें भी चलेंगे हम।
बहुत से लोगों की स्लीप डीप नहीं होती, इसका कोई impact है? यार वो सारे जिदी नहीं डीप स्लीप वो हेल्प खा रहे हैं या लेक्सोटा नहीं ले रहे हैं दुकानों में। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि आधी कौम तो नशों पे लगी हुई है। उसका कोई और ये बताइए। सुन लीजिए प्लीज। आपको बैलेंस डाइट हमारे पास बैलेंस ही नहीं। आप पूरे दिन में बैलेंस डाइट ले लें और रात के टाइम पे कुछ ऐसी चीजें जैसे कॉफी ना पिए या मीठा ना खा के सोएं क्योंकि वो ब्रेन को जगा देते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ छोटे-छोटे टिप्स हैं जिसमें आपको लेके फिक्स टाइम के बाद आप कोई काम करना मगरिब के वक्त खाना खाएं वॉक करें उसके बाद आप आराम से सो जाओ। लेकिन हमने क्लिनिक करने होते हैं ना जी, हम कैसे सोच। नहीं आ रही मैं बस। अच्छा जी, मगरिब के टाइम खाना खा लेते हैं और अच्छा पढ़ने के बाद की वॉक करते हैं ना तो बहुत सुकून की नींद आती है। तो प्रैक्टिस करके देख, हम तो खाते 12 बजे। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं जी। अच्छा जी, ये जी जी जाएगा। ये नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी है। हर बंदे की पहले फैट जो है वो जानी ही सबकुटेनियस है। हाँ जी, उसकी वजह ये है वेरी गुड क्वेश्चन। उसकी वजह ये है कि वी द पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वी आर नॉट। अच्छा, फैट सेल दो तरीकों से ग्रो करता है। हाइपरप्लास्टिक तो हमने बता दिया, एक है हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ। हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ ज्यादा है। फैट सेल इज नॉट मेंट टू ग्रो फ्रॉम द ओवरसाइज। अभी हम उसके साइज की बात करेंगे। अब वो लोग जो के सबकुटेनियस फैट दे आर नॉट ब्लेस्ड के वो आगे नए फैट सेल्स बना लें, उनके अंदर फिर वहां नहीं आएगी, उनकी हमेशा फिर सेकंड नंबर पे चली जाएगी। हाइपरट्रॉफिक फैट होगी जो कि आपके विसरस के अंदर आती है। और हाइपरट्रॉफिक जो विसरल फैट है, ये भी मैसेज ले जाए, दैट विसरल फैट हैज नथिंग टू डू विद योर ईटिंग हैबिट्स। वो आती है स्ट्रेस से और कार्टिसोल से। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल, ये जो है वो उस फैट को, विसरल फैट को लेके आती है। दैट इज नथिंग टू डू विद योर ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स आपको फैट देंगे सबकुटेनियस या लिवर के अंदर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। जी जी जो आजकल कह रही हैं वो ब्रेन एंड गट का जी जी, उस पे हमने करना है डिस्कस, आज ही करना है। क्योंकि अगर कोई आप अगर ये देखें, मुझे आपने इसको देखा ना, इसके अंदर हमने हार्मोन्स का एक रखा हुआ है कि जी कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है, वहां पे हम ब्रेन और गट की बात करेंगे। दिस इज वेरी मच सीक्वेंशियल, ताकि उसी तरह से है कि हम स्टेप बाय चले। अच्छा जी, आगे। अच्छा जी, अब दैट वाज द स्पॉट ऑन आंसर कि आपकी जो पीयर शेप्ड ओबेसिटी जो फीमेल में है, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्ट्रोजेंस। आज एक और मैसेज ले लिया, मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को कहा है जी ईस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजिन नाम का कोई हार्मोन नहीं है। ईस्ट्रोजिन्स जब भी यूज करना है, ये बिल्कुल उसी तरह है जो बड़े पढ़े लिखे लोग, इंतहाई इंग्लिश के पढ़े लिखे लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चों की आजकल फीसिस बड़ी आ रही है। वो फीस को उन्होंने प्लूरल बना दिया हुआ है। फीसिस नाम का कोई लफ्ज इस रकम से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल उसी तरह एंड्रोजन नाम का कोई हार्मोन नहीं है। दीज आर एंड्रोजेंस, दीज आर बेसिकली 3 हार्मोन्स, ईस्ट्राडायोन, ईस्ट्रेट एंड ईस्ट्रायोन। तो आपने पढ़े लिखे होने का सबूत देना है, जब भी आगे बात करनी है आपने ईस्ट्रोजिन्स कहना है। इसमें प्रीडोमिनेंट जो होता है वो ईस्ट्राडायोन होता है। अच्छा, तो ये तीनों हार्मोन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीयर शेप्ड ओबेसिटी, और जो प्रोजेस्टेरोन आपके जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस है दे आर फॉर द बेली। वजह क्या है? खुदा की कुदरत ये है कि अल्लाह पाक ने औरत को जो फैट दी है वो हिप्स, बट्स,
सबकुटेनियस फैट दी है क्योंकि, और मेल को दी है सारी विसरल। अल्लाह पाक को पता है कि इस खातून ने बेबी को इस स्पेस के अंदर ग्रो करना है, तो अल्लाह पाक ने उसको खाली रखा ताकि कल को उसी स्पेस के अंदर उसने प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे की ग्रोथ होनी है, और अगर वहां फैट भरी होगी तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा, सफोकेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई लक़द खलक़नाल इंसाना फी आसाने, ठीक होगी बात, इसलिए। और मेल्स जो हैं उनको एप्पल शेप्ड ओबेसिटी दी है, दिस इज ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेल एंड फीमेल हार्मोन्स। ये हार्मोन्स सिर्फ ये डिटरमिन करते हैं कि फैट जाएगी कहां, कितनी जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन डिटरमिन करता है, दैट इज इंसुलिन। कितनी जाएगी वो इंसुलिन बताएगा, कहां जाएगी वो आपके हार्मोन्स बताएंगे। क्लियर जी, बात आगे चलते हैं जी। अब आगे ये है जी कि नॉर्मल साइज ऑफ फैट सेल, बड़ा अच्छा आपने किया। मैं आपको बड़ा ही एक सिंपल इसका एक तरीका बता देता हूं जिससे आपको बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। यार इसका वो डस्टर किधर है? और ये बड़ा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। जो आपका फैट सेल है, बॉडी के हर सेल से ज्यादा इसमें इस्तात है फैलने की, और जाहिर सी बात है बर्तन जितना खुला होता जाएगा उतना ही उसका पोटेंशियल टू स्टोर द थिंग्स बढ़ता चला जाएगा। या टिश्यू पेपर दे दो, कपड़ा दे दो, टिश्यू पेपर दे दो, कुछ नहीं। वो तो लेके आ। वेरी इजी, और आपको इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। डॉक्टर साहब ने जो मेहनत की है वो जबरदस्त, आई अप्रिशिएट। लेकिन हम उन चीजों को थोड़ा सा आपके लिए आसान बना देते हैं, ठीक है जी। ये है जी आपका फैट सेल। ऑन एवरेज एक फैट सेल का जो साइज होता है ना, दैट इज 10 माइक्रॉन्स। 10 माइक्रॉन्स ऑन एवरेज एक फैट सेल होता है, and it has got the potential of going up to 200 microns. तो ये कितने टाइम्स हो गया जी? 20 टाइम्स। देखने में ये ऐसे ही लग रहा है कि ये 20 टाइम्स हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम अपनी मैथ की क्लास में चलते हैं। 8वीं क्लास में कितना लग रहा है कि 20 टाइम्स लग रहा है, लेकिन नहीं लग रहा है। अब आपको पता है कि फैट सेल इज अ स्फीयर, स्फीयर है ना। हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, इसका फार्मूला बड़ा ही सिंपल है, 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर क्यूब। आर मीन्स रेडियस, ठीक है। अब ये है जनाब आपका सेल, और उसका रेडियस जैसे मैंने बताया 10 माइक्रोन है, तो ये रेडियस यही होता है ना जी, ये हो गया 10 माइक्रोन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। 10 माइक्रोन है जी, इस फार्मूले में ये कीमत पुट कर दी, V इज इक्वल टू 4/3 पाई को भी रहने जैसे मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब। आर क्यूब यहाँ पे 10 का क्यूब आता होगा। नहीं, मैं इसके तरफ आ गया ना। अब यहाँ रेडियस 10 है ना, रेडियस ये मैंने बनाया ना, उसको भी भूल जाए किस तस्वीर में आर का रेडियस। अब आर, अब किसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। V इज इक्वल टू 4/3 पाई जी, मैं लेके आता हूँ अभी लेके आता हूँ। और 10 क्यूब का क्या मतलब है? 10 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया? 1000। अब पीछे रह गया पाई, तो पाई का कितना होता है?
3.14 3.14। अब आप अपने कैलकुलेटर पे इसको कीजिए 4, आप इस फार्मूले को हल कीजिए 3.4 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3। जरा अपने कैलकुलेटर पे करें, जरा क्या जवाब है। 419, ये मैंने सीधा कर दिया ना। 4 पाई की कीमत, ये क्यूब और ये 3 है कितना 4186 4186 4186। It has got the potential of increasing up to 4000 times। समझ आई बात जी कुछ? मेक सेंस? तो ये 4100 टाइम है। तो ये आपका, ये इसके अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया ये कितना आ सकता है जी। तो ये है जी, और जितना इसका साइज है 4000 टाइम, तो उतने 1000 टाइम इसके अंदर पोटेंशियल आ गया फैट को स्टोर करने का। तो ये जनाब हमने अपने पहले दो। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं और अगला बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब ये साइज 10 माइक्रोन से बढ़ता 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 200 टाइम्स या इस यहां तक जाएगा। अब ये है फैट आपका, ये मेरे पेट में नजर रखिए फैट। यहाँ पे फैट सेल ने ड्यू टू द हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ बढ़ना शुरू कर दिया। जब ये बढ़ेगा साइज में, इट विल पुश ईच इंडिविजुअल सेल्स अवे फ्रॉम द कैपिलरीज। सेल्स को ब्लड सप्लाई चाहिए ना, तो कैपिलरीज जो है दे आर द लाइफ ऑफ द सेल्स। अब इसने ये बड़ा हुआ तो अगले को थका दिया, वो आगे गया उसने अगले को थका दिया, तो these fat cells gradually move away from the capillaries। अच्छा, अब क्या हुआ, आप खाते चले जा रहे हैं, बोतलें पीते चले जा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़े आते चले जा रहे हैं, और इंसुलिन स्पाइक करके आपकी फैट सेल में ठूसी जाती है, ठूसी जाती है। अब फैट सेल के लिए दो तरीके हैं सर्वाइवल, या तो वो पॉपअप करके फट जाए, ठीक है, या तरीका कोई लोग और सोचे पूछे कि यार मैं सर्वाइव कैसे करूं। फैट सेल ऑलवेज ट्राई टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम पॉपिंग अप, फटने से बचाता है। वो इंसुलिन को कहता है, सुन बीबी इंसुलिन, तो मेरे अंदर ठोसी चली जा रही है, ठोसी चली जा रही है। इंसुलिन कहती क्या है कि मेरी मजबूरी है, बंदा खाना छाट ही नहीं रहा। ये नेचुरल ड्यूटी मुझे अल्लाह मियां ने दी है कि मेरे अंदर तो जो आना है मैंने स्टोर करना है, ये बंदा आवाज नहीं आ रहा। फैट सेल कहता है कि बीबी बंदे को तो मैं नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूं, मैं नहीं तेरी बात मानने लगा, अब मजीद मैंने नहीं अपने अंदर आपके फैट आने। दैट्स व्हाट यू कॉल द इंसुलिन रेजिस्टेंस। फैट सेल हो गया रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट हो गया, पार्टी हो गया। अब उसने क्या किया, उसने कहा यार फटने से तो बेहतर है, वो एक अपना हल्का सा अपने अंदर होल बना के वो जो फैट थी, एक्यूमुलेटेड फैट, उसको रिलीज करना शुरू कर दिया। दैट इज द प्रो इन्फ्लामेटरी फैट। उसके अंदर तमाम इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है। आपने कोविड के दौरान सुना कि जी साइटोकाइन स्टॉर्म के साथ लोग बने। बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां भी इन्फ्लेमेशन आएगी वहां पे साइटोकाइंस आएंगे आपको रेस्क्यू करने के लिए। अब जब ये फैट वहां से लिवर सेल में से बाहर निकलती है, तो उसमें एक इंतहाई खतरनाक फैट होती है, टाइप ऑफ फैट व्हिच इज कॉल्ड सीरामाइड। That ceramide carries all the pro-inflammatory cytokines, interleukin 6, TNF alpha, और ये सारी
अब बॉडी के अंदर एक तूफान आ गया इन्फ्लामेशन का। आप जिसकी भी सी रिएक्टिव प्रोटीन करा रहे हैं वो 50 क्यों निकल रही है? बंदा तो नॉर्मल है। That is the reason that we are now swimming in a sea of pro-inflammatory cells. ठीक हो गया? अच्छा, अब दूसरा काम उसने ये किया था कि सेल्स को पुश करता करता कैपिलरीज से दूर ले गया। अच्छा, वो उसको दूर ले गया तो अब इस्कीमिया शुरू हो गया, हाइपोक्सिया शुरू हो गया। अब वो क्या करे? वो ये करेगा कि वो यही प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करेगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जब आपको चोट लगती है तो वो एरिया लाल क्यों हो जाता है? वहां पे ब्लड सप्लाई आनी शुरू हो जाती है ना, तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए जब वहां से वो दूर चला गया, हाइपोक्सिक हो गया, उसको ब्लड मिलना बंद हो गया, तो उसने प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज की ताकि मेरी तरफ ब्लड फ्लो आ जाए और मेरी इन्फ्लामेशन की वजह से मेरी जान बच जाए। तो ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। सो ओबेसिटी इज प्रो इन्फ्लामेटरी डिजीज और द प्रॉब्लम। इसकी वजह से आप ओबेसिटी से नहीं मरते, इन्फ्लामेशन से मरते हैं। यही इन्फ्लामेशन आपकी हार्ट में जाती है, यही लिवर में जाती है, यही किडनीज में जाती है, और यही आपके तमाम सर से लेके पांव तक इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। चूंकि मियां साहब का इसके ऊपर बहुत माशाल्लाह जबरदस्त क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, ओवर टू डॉक्टर तारिक महमूद मियां फॉर द डिस्कशन विच हैज बीन डन अप टू नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने दरिया को पूजे में बल्कि एक छोटी सी उसमें बंद कर दिया है। इतना ज़बरदस्त मेरे ख्याल है प्रेजेंटेशन, और जितनी भी हमने और मैडम ने माशाल्लाह अपना इनपुट दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ जो बहुत बड़ी ज्यादती की गई अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वो ये है कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में ABC का पता नहीं तमाम डॉक्टर्स। अच्छा, उसमें जो प्रॉब्लम हुआ कि हम हमेशा कहते रहे लोगों को कि जी आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जितनी प्रेजेंटेशंस होती रही उसमें यही कहते रहे कि जी लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है। वो बेचारा दौड़े लगा रहा है, वो जिम जा रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, और जिम करने के बाद जब वो हफ जाता है तो फिर वो एक गिलास मिल्क शेक का या जूस का गिलास पी के और वो कहता है जी माशाल्लाह मैं आज बहुत बड़ा जिम कर लिया। अच्छा, दूध सोडा वगैरह कर लिया और इस तरह की। जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। जी जी। अच्छा, अब मैं जो इस फील्ड के ये ताहिर साहब ने हमारी जो एक डायरेक्शन चेंज की है ना, ऑनेस्टली उससे ना प्रैक्टिस का जो लेवल वो सारा चेंज हो गया है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको जितना भी नॉलेज मिल रहा है, जितने हमारी CMEs प्रोग्राम होते हैं, उसमें सारा कंपनीज का दिया हुआ, जितने भी कंसल्टेंट आते हैं कंपनीज का दिया हुआ। मैं अभी रिसेंटली बताता हूँ एक मिसाल कि हमारे एक मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, बड़े अच्छे हमारे टीचर भी रहे हैं। तो मरी में एक मीटिंग थी, उनकी प्रेजेंटेशन थी। तो उनकी प्रेजेंटेशन के बाद उनसे डिस्कशन हुई। हमने वहाँ पे यही अपना जो हर जगह पे जैसे तबलीगी जमात वाले जाते हैं वो अपना बात शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे भी मैं और डॉक्टर सईद ने कहा कि जी आजकल हमने ये शुरू किया हुआ है और इसके रिजल्ट हमें मिले हैं। तो आप ऑनेस्टली वो मुझे अलहदा करके कहते हैं यार मैं तो ओलंपिक पे हूँ। मैंने कहा जी आपसे होगा क्या? एक तो लाइफ लॉन्ग आपको लेनी पड़ेगी, और दूसरा जब आप छोड़ेंगे आपका फैट वापस आ जाएगा, जो मसल मास डिक्रीज हुआ है वो वापस नहीं आएगा, और डिप्रेशन की बहुत ज्यादा इसमें अलामात है। कहते हैं दिस वाज द आंसर ऑफ अ वेरी रिनोन्ड कंसल्टेंट। रीजन क्या है? रीजन ये है। अच्छा, फिर एक और चीज आपको बताऊं, हमारे एक मशहूर डायबिटिक क्लिनिक है जहां पे 5,000 रुपया फीस है और मरीजों की लाइनें लगी हैं। मैं शेयर किया था जिस हिसाब से एक डाइट चार्ट वो दे रहे हैं,
वो डाइट चार्ट क्या है कि हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने कुछ ना कुछ जरूर खाना है। अच्छा, अब आप अंदाजा करें, ये मैं और हमें भी जितना कंपनियों ने, सर्वेयर ने, बाकी कई कंपनियों ने जितना भी डाइट चार्ट दिया, वो क्या दिया। अच्छा, आप देखें, जब से हमने एक जैसन फंग है कनाडा के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, या रॉबर्ट लस्टिंग है, आप इनको यूट्यूब पे पढ़े, आपको लगेगा कि ये इस दुनिया के सही पीर जो होते हैं ना, ये वो हैं डाइट के और डायबिटीज के। अच्छा, वो बंदा क्या कहता है, कहता है देखें, होता क्या है कि आप जब कोई भी डाइट लेते हो, वो कुछ आपकी एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाती है, और जो बाकी है वो इंसुलिन ने स्टोर करनी है। और वो जैसे जो साहब ने, मैडम ने कहा कि आपके जो अब्डोमिनल फैट है, विसरल फैट है, या पैंक्रियाटिक या लिवर फैट है, या बटक्स पे है, वो आपकी एक्स्ट्रा फैट है। अच्छा, आप कैसे उस फैट को, जो कि आपने एक्चुअली हुआ क्या था कि आपने न्यूट्रिशन जितनी आपको चाहिए थी उससे ज्यादा खा ली। हमें चाहिए होती है बहुत थोड़ी सी मिकदार, लेकिन आप शादियों में, ब्याहों में देख लें, अभी इंशाल्लाह यहाँ पे जो खाना शुरू होगा उसमें भी देख लें, ठीक है जी। इसलिए कि वो पता नहीं किसने कहा था कि ये सदियों की भूख है, सदियों में ही जाएगी। हमने ऑनेस्टली हम अपने आप को खुद मार रहे हैं। पूछनी पड़ेगी हमने क्या किया है कि पैदाइश से लेके हम जाति क्या करते हैं कि हमारी जो बहू होती है उसको हमने खाना देना होता है सबसे आखिर में, टेंशन उसको सबसे ज्यादा देनी होती है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी अगली जनरेशन जो है वो हेल्दी होगी। 95% आपके बॉटल फैट बच्चे, जब वो थोड़े से बड़े होंगे तो फिर स्कूल में जाएंगे तो आपको कोक, पेप्सी और ये बर्गर्स वगैरह सारा कुछ, और उसके बाद मेडिसिन फॉर दी होल लाइफ, और उसके बाद फिर स्टंट। तो लिहाजा उन्होंने, वेस्ट ने आपका बचपन से लेकर आखिर तक अपना पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। आपको मैं छोटी सी टिप दूंगा। एक तो ये है कि आप आज जाके सारे अपनी वेस्ट नापे। अगर आप 35 इंच से ज्यादा मेल हैं या 32 इंच से ज्यादा फीमेल्स हैं, तो यू आर ऑलरेडी अ कैंडिडेट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और जैसे बताते हैं कि 8 बीमारियां वो आपके दरवाजे पे खड़ी हैं, बल्कि आपको काफी हद तक हो चुकी हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता हूँ, वो कहता है जी शुगर तो मैं तो खाता हूँ, मुझे तो 10 साल से कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा कमेटी कभी डाली है? कहता है जी। मैंने कहा आप थोड़े पैसे जमा करते हो तो 2 साल के बाद आपको बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं। सेम इज द केस विद हम गलती क्या कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल था 2 खानों का, हमने बढ़ा के कर दिया 3 खानों पे। रोटी हमने अक्सर मरीजों से पूछे, 2 रोटियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ठीक है जी। अच्छा, हमें बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए। अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है जो आपने समझना है? प्रिंसिपल ये है कि आपने, अगर आप चाहते हैं, मेन चीज क्या है कि आपने इंसुलिन का लेवल नीचे रखना है टुवर्ड्स बेस लाइन। वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे, अगर आप सिर्फ ये कहें जी कि मैं एक्सरसाइज बड़ी करता हूँ, मैं वेट लूँ, वो आपको पता चल गया कि इससे वेट लॉस कोई नहीं होता। आपका स्टेमिना जरूर बिल्ड होता है, आपके मसल जरूर स्ट्रांग होंगे, वेट लॉस में 10-15% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या करना है? आगे ये है कि आपने एक तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मेन, अच्छा हमें आज तक ये कहा गया देसी घी नहीं खाना, मक्खन नहीं लेना, आपने अंडा नहीं लेना। आज भी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, उनके साथ बहस हो चुकी है, कहते हैं ना जी ना, अगर लेना भी है तो सिर्फ सफेदी लेनी है। मैं बड़ी मातों के साथ आप चौथे मॉड्यूल पे जंप कर रहे हैं। अच्छा, मैं इन्हें ना थोड़ा सा जनरल प्रिंसिपल जो है ना वो थोड़ा सा कह रहा है कि प्लीज सिर्फ आप 2 चीजें कर लें कि आपने एक तो लो कार्ब लेने, आप सिर्फ लो कार्ब लेने से भी काम नहीं बनेगा। आपने जो फास्टिंग है ना वो, और वो नबी वसल्लम में उस दिन किसी ने बताया था कि पूरे साल में 149 रोजे रखते थे, पूरे साल में 365 दिनों में जी, एवरी मंडे, थर्सडे, और फिर नफली रोजे, फिर रमजान के रोजे, तो टोटल मिला के ना ये को 149 के करीब रोजे। ये क्यों?
जब तक आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करेंगे, और 12 से 14 घंटे जो है ना, वो जस्ट न्यूट्रल है, उससे आपको वेट लॉस का नहीं और आपको बाकी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप 16 घंटे या इससे अबव करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेंगे फास्टिंग के, क्योंकि चाहिए। आप क्या करें? अच्छा, फिर ये है एक आखिरी पॉइंट बस, कि हम ये कहते हैं कि हमें ये सुना था कि नाश्ता करो शहंशाह की तरह, और जो रात का खाना फकीरों की तरह। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कुछ ऐसे गलत। तो आपको सुबह सवेरे जो हार्मोन्स का सर्ज होता है, ग्रोथ हार्मोन्स का, कार्टिसोल का, अल्लाह ताला आपको नाश्ता करा देता है, आपका शुगर लेवल वो बढ़ा देता है कि आपने उठ के अब काम करना है। ठीक है जी। तो आपको जब तक आपको भूख ना लगे, और दो चीजें करें, नाश्ते को डिले करते जाएं और रात के खाने को अर्ली करते जाएं। अगर आप ये वक्फा 4 से 6 घंटे तक ले आए तो मैं ये समझूंगा आपकी लाइफ इतनी जबरदस्त हो जाएगी। और आप ये पेशेंट को भी सिखाएं, आपके बेशुमार पेशेंट इंशाल्लाह 15-20 किलो आप वजन उनका कम करा लें, जो कि विद इन 5-6 मंथ्स कोई मसला ही नहीं है। तो और जैसे हमें पता है कि लोग कहते हैं कि पहले हफ्ते में आपका या पहले महीने में 7-8 किलो वजन कम हो जाएगा। वो जब आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम वाटर रिटेंशन करता है, तो वो आपकी वाटर रिटेंशन जब निकल जाती है तो उससे आपका पहले दफा, लेकिन बाद में आपका आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मेरा ख्याल है कि चंद एक असूल है। मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा कि जो साहब ने ये जो मॉड्यूल है, प्लीज अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके, और एक चीज याद रखें कि जब तक आपकी बेस पे कोई स्ट्रांग नॉलेज नहीं ना होगा तो आप ना पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकेंगे ना किसी और को। और एक दफा हमारे इन दोनों टीचर्स के लिए एक थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 को बुला, ग्रुप 2 को बुला। अब मैं डॉक्टर उमर रशीद साहब को कहूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। और आज हम ये ग्रुप 2 का करेंगे कि अगला जो फोर्थ मॉड्यूल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने को। तो मैं ये कहूंगा कि कितना बड़ा टाइम भी उन्होंने बताया, तो जो लास्ट मॉड्यूल है ना, फोर्थ वाला, वो हम ले लेंगे सारे बड़े अगले ये सैटरडे से। अरे हाँ, और उसको हम उस पर सारे ही उसको अच्छी तरह पढ़ते हैं। जब अगली दफा हम ले हाँ जी, उस दिन आपको अगले के मिलेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. The question is, in your opinion, is obesity a hormonal or caloric disease? So, अच्छा जी, हमारा जो साथी ग्रुप में we found the opinion कि obesity is both due to excess caloric intake as well as some hormones being less than the required quantity and other hormones being in excess. So both of them have a role to play in accumulating extra fat. And the second was, name some common hormones involved in the process of hunger and satiety. There are so many hormones that play a role in satiety and hunger. The important being insulin, which causes hunger, and leptin, which gives the signal of satiety. सर दोबारा से बता दीजिए। Insulin, इंसुलिन, leptin, लेप्टिन, cortisol, कोर्टिसोल, ghrelin. I don't know if I'm pronouncing it right. GHRELIN. ग्रेलिन, Ghrelin. ठीक है, और Thyroid hormone,
growth hormone, estrogen, testosterone, and melanin melanin concentrating. मेल फीमेल हार्मोन बताया आपने जी, मेल और फीमेल हार्मोन्स estrogens, androgens. ठीक हो और क्वेश्चन आप उन्होंने दिया कि बोथ हार्मोनल भी और कैलोरिक Gouty hormone also. Gouty hormone also. कौन सा Gouty. समझ नहीं A gouty. ऑप्टिक Gouty. एंटी गाउट Anti-gouty. ठीक है The third question was, people are fat because they eat more, or people eat more because they are fat? This is like a vicious circle. First, we eat a lot, accumulate a lot of lipids, these fat cells, and because of excessive fats, patients develop leptin resistance, which leads to their satiety signals being blocked by, so they keep on eating more food and gaining more weight. Question number 1 of the group 2 was, in your opinion, is obesity a hormonal or caloric disease? Dr. Sabha, please answer. इसमें बताइए आपके ख्याल में ये कैलोरिक डिजीज है, ज्यादा खाने की वजह से है या हार्मोनल इम्बैलेंस? मुझे लगता है अगर हमारी कैलोरीज दो तरह की है। यहाँ कैलोरीज जो है वो बेसिकली दो तरह की है, एक है एम्प्टी कैलोरीज और एक है न्यूट्रिएंट रिच। तो हमें कौन सी खानी चाहिए, क्यों खानी चाहिए? हमारे हर ऑर्गन को एनर्जी चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि ग्लैंड्स को भी चाहिए? सो हम क्या करते हैं, हम एम्प्टी कैलोरीज खाते हैं जिससे हमारे बॉडी ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं। एक भी ग्लैंड खराब है तो वो एक ग्लैंड का दूसरे से कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इतने सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुझे ये लगता है। सो कंसेंसस हमारे एक्सपर्ट्स का ये है कि बेसिकली ओबेसिटी इज अ कैलोरिक डिजीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा मोटा है तो ये उसका कसूर है, तो वो ज्यादा खा रहा है, ठीक है। और हमारा शुरू से ये मंत्रा रहा है कि जब भी हम अपने क्लिनिक्स पे कोई पेशेंट आता है कि हमारा वेट लॉस कैसे होना, हम कहते हैं तो वो खाते ज्यादा और एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है जी, ये मंत्र रहा। और फिर हम उनको ये कहते हैं कि खुराक कम कर दो, कैलोरीज को कट कर दो अपनी खुराक में से और अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दो, यही है मंत्र। अब मैं आपको क्वेश्चन और एक सिनेरियो दे रहा हूं। ये सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल है, इसको सीरियस नहीं ले। अगली इतवार को मेरे घर दावत है, ठीक है जी। और मैंने आपके लिए बेहतरीन शेफ अरेंज किए हैं जो कि दुनिया का बेहतरीन खाना आपके लिए पकाएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप वो खाना, मैं चाहता हूं आप सारी डिशेस खाएं। सो प्लीज कम एज हंग्री एज पॉसिबल, ताकि आप मेरा खाना जाया ना करें और मेरी मेहनत जाया ना जाए। गिव मी द 2 ways to come to my feast or invitation as much hungry as possible। आप क्या 2 काम करके आएंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा हंग्री आए? आप उस दिन खाएंगे कुछ नहीं, नाश्ता छोड़ देंगे, दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, रात को जाना उधर जाके खाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया।
cutting the calories and doing extra exercise makes you hungry. आपने तो भी कहा कि तभी हम हंगरी आएगी। नहीं, मेरा पहले मैं इसको कर लूंगा। So when you cut the calories and increase the exercise, which is the standard mantra we always preach at our clinics, this is the sure way to disaster, because it will make you more hungry. आपने खुद ही कहा कि हंगरी आने के लिए जरूरी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप जितने मर्जी काबल डॉक्टर हो, जितना मर्जी मोटिवेटेड पेशेंट हो, हंगर ऑलवेज विंस। भूख नहीं देखेगी डॉक्टर साहब ने क्या किया है, वो जाके अपनी फ्रिज ढूंढे ही ढूंढेगा, रात को उठ के खाएगा ही खाएगा। तो ये तो एक श्योर वे हो गया। आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। तो आपने ये बात खुद अभी एडमिट की है कि भूखा रहने के लिए एक्सरसाइज बढ़ाते हैं और कैलोरीज कम कर देते हैं। आपने खुद एडमिट किया है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली द वे इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी जी बताइए। हाँ जी, नॉलेज हमें नहीं है, उससे में वो एंटीऑक्सीडेंट है, आपको भूख भी लगाएंगे और अगर आपके घर में कुछ मीठा बना हुआ है हाँ। वो भी खाना है तो लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम, हाँ आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन कितना फ्रूट खाएंगे? जितनी जो क्वांटिटी आपको फिक्स करनी होती है, ऑल डिपेंड ऑन द बॉडी वेट एंड हाइट और वो सारी चीजें सर्विंग नॉर्मली जो इसका मतलब ये हुआ कि मोटे बंदे की क्वांटिटी ज्यादा होगी। उसकी अगर आप कैलोरीज लेते हैं, लाइक अगर उसकी बॉडी के हिसाब से जो उसकी अगर 400 बनती तो -500 कट करेंगे। आप कितनी कैलोरीज कट करेंगी? 500 माइनस करते उसकी जो कैलोरीज बनती है उसमें से 500 में। और वेरी गुड। अच्छा, अब यहीं से देखिए, ये है लर्निंग। मैडम ने फरमाया, चलिए जी, दो बातें थी ना कि कैलोरीज को कट करेंगे और एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, क्वांटिटी कम। लेकिन आपने बताया ना कि उसके कैलोरीज कम कर देंगी ना। अच्छा, few studies are saying there is no need of calorie calculation. वो बात की बात ये है कि हम लोग दावत पे आपके घर मैंने रखा हुआ, वो आप अच्छा अब सुन लीजिए, कैलोरी आपकी कैलोरी सुन लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आसान है। मजा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इम्तिहान की जरूरत नहीं। अभी तक आप बताइए कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने बहुत पैलेटेबल करके नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है जी। और हमने देखिए, जो हमेशा शिकायत होती है, हमने ओपन रखा हुआ हो, सब जितने क्वेश्चन चाहे कर दें। हार्मोनल है या कैलोरिक है, ये कॉन्सेप्ट हमने दूर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ल्ड ओवर ये कॉन्सेप्ट है कि हम इसलिए होते हैं कि हम खाते बहुत ज्यादा है, हम डांटते हैं उस बंदे को। दिस इज जस्ट लाइक ब्लेमिंग द विक्टिम। जो पहले विक्टिम है उसको अबाउट मूव दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि ये तुम्हारा कसूर है, तुम खाते ज्यादा और मूव नहीं करते। ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा है।
दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि उससे ज्यादा खिलवा रहा है और उसको हिलने नहीं दे रहा। उसका कसूर नहीं है कि वो ज्यादा खा रहा है, यही तो हमने आपकी गलतफहमी दूर कर दी। अब मैडम की बात जो कि सारी दुनिया में होता है और हर न्यूट्रिशियस क्लिनिक में हो रहा है कि जी हम कैलोरीज कम कर देते हैं, ठीक है, यही करते हैं ना जी, कम खाए, बस ज्यादातर यही हो रहा है ना। आप उसको एक चार्ट बना करके दे देते हैं और आप ओवरऑल जो रूटीन हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है ऑन एवरेज? 2000 ऑन एवरेज। इसका मतलब ये था कि 5% सारी वो मैं वही बता रहा हूँ, वो मैं गलत बता, वो गलत साबित हो, वो बुक में गलत लिखा हुआ। आपके पेशेंट की थी 2000 कैलोरीज, ठीक हो गया जी। अब किताबों में जो लिखा वो ये है कि अगर आप इसमें से 500 कैलोरीज कम कर देंगी तो एक हफ्ते में 1 पाउंड वजन जाएगा, एक केजी। 1 kg of fat delivers 7,000. 500 अगर आप निकालेंगे ना तो एक हफ्ते में, जो किताबों में वो पाउंड लिखा हुआ, 1 पाउंड जाएगा। यहां से परसेप्शन ये गया कि अगर पहले हफ्ते में मैंने 500 कट किए तो मेरा 1 पाउंड जाएगा, अगले हफ्ते में 2 पाउंड, तीसरे से चौथे में परसेप्शन ओवरऑल ये गया पेशेंट के अंदर। अच्छा, अब 2000 कैलोरीज थी ये बंदे की इनटेक इन, आपने डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि तुम्हारी मैं कैलोरीज कम कर देती हूँ, उन्होंने इसको कर दिया 1500, तो नेट डेफिसिट जो आया वो आया 500 कैलोरीज का, आपने कम कर दी इस उम्मीद पे कि ये वेट कम होगा। जब आपने उसकी 500 कैलोरीज कम की, सबसे पहली जो मुसीबत बनी वो आपके दिमाग के लिए बनी कि ब्रेन है द हाई एनर्जी डिमांड। जिस दिन उसने पहले दिन 500 कैलोरीज कम की ना, तो पहला एहतजाज ब्रेन की तरफ से है बिकॉज ब्रेन हैज नो मैकेनिज्म टू स्टोर द एनर्जी। लिवर तो स्टोर कर लेता है, ब्रेन एनर्जी स्टोर नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्लूकोज एंड द कीटोन्स। उसको ये दो, उसका पसंदीदा जो फूड है ब्रेन का वो कीटोन्स है, वो ग्लूकोज नहीं है। अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और कीटोन देंगे, ब्रेन हमेशा कीटोन पसंद करता है अपनी खुराक में। अच्छा, जब आपने 500 कैलोरीज काटी, ब्रेन को सेंस हुआ कि यार आज ये 500 कैलोरीज कम आ रही है, अब ये कल भी कम आएंगी। ब्रेन ने फौरन आपके हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब किया कि भाई आज क्या हुआ है, आज 500 कैलोरीज कम आई है। बॉडी ने कहा घबराओ नहीं। बॉडी ने क्या किया कि अपनी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट थी वो एग्जैक्टली 500 कम कर दी ताकि ब्रेन को सप्लाई जारी रही। फिजिकल एक्टिविटी पे भी हमने किया, अक्सर यही पे कन्फाइंड रहना है। ये कैलोरीज कम करने से क्या होता है, 500 आपने इधर से कम की, ब्रेन ने अपनी बेसल बॉडी ने अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट 500 गिरा दी, 500 कम हुई, बेसल मेटाबॉलिक रेट 500 कम हो गई, नेट फायदा 0, कैलोरीज काटने का कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि बॉडी ने अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इतनी कम कर दी, 7 कम कर दी। तो नेट डेफिसिट क्या हुआ, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज बीइंग स्पेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग जो हार्ट पंपिंग। ये तकरीबन 2000 ही होती है बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट। जी, इसमें ना ये कॉन्सेप्ट था पहले के कैलोरीज इन एंड कैलोरी आउट, ठीक है जी। अगर आप जितनी खाई है कितनी आप खर्च कर लेंगे तो नेट बैलेंस जो है ना वो 0 हो जाएगा। ये स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, लेकिन बॉडी इस लॉ को, फिजियोलॉजी इस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करती। आप जब इधर से कैलोरीज कम करेंगे तो शरीर को ये है ना कि आपने 2000 एक्सपेंड की तो आपकी 500 जो है ना वो फैट जाएगी, लेकिन वो अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट ही कम करते हैं, रेट कम कर देते हैं, नेट डेफिसिट 0 आएगा, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं। अभी हम आगे चल के इसके बेस एंड मीन्स देखेंगे कि क्या स्टडीज के लिए भी मैं अपनी क्लास कंपटीशंस की करती हूँ, मैं एक मोर फोकस के पहले मैं हिस्ट्री लेती हूँ पेशेंट की, एंड देन मैं एवेल्युएट करती हूँ कि मुझे
एम्प्टी कैलोरीज ले रहा है, कितनी न्यूट्रिएंट रिच ले रहा है। अगर उसकी 80% एम्प्टी कैलोरीज है और न्यूट्रिएंट रिच डाइट एम्प्टी कैलोरीज से क्या मुराद है, क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपका एक दूध का ग्लास है हाँ, और एक कोक का ग्लास है, दोनों की कैलोरी सेम है, न्यूट्रिएंट रिच कौन सा है? लेकिन ये एम्प्टी कैलोरीज क्या है? एम्प्टी कैलोरीज कौन सी है? कि आपको सिर्फ कैलोरीज दे रहा है, वो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा, आपकी बॉडी को एक्चुअली मैम ये एम्प्टी कैलोरीज नहीं, ये जंक कैलोरीज हैं, जंक फूड कैलोरीज और न्यूट्रिएंट कैलोरीज। इस तरह इजी होगा अंडरस्टैंड करना। आपकी पूरी बॉडी मट्टी और पानी से बनी है, इसको वही न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो मट्टी से जा रहे हैं, बैक टू नेचर। न्यूट्रिएंट रिच डाइट आपकी बॉडी में जाएगी तो वो आपकी बॉडी को हील करेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हम जो कैलोरीज कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है सर, कैलोरीज कैलकुलेशन फेल हो चुकी है। हम तो इस कॉन्सेप्ट के क्लियर है, लेकिन उनको बेसिक तो बताएं क्या होता है। लोगों को साइंस उनकी साइकोलॉजी से खेलने के लिए हम कैलोरीज लिखते जरूर हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हम ये जो ट्रेनिंग देती हूँ, मुझे पता है मेरी बॉडी के अंदर कितना हनी डालती हूँ, कितना मैं न्यूट्रिएंट रिच डाइट डालती हूँ। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। ये है कि आपने 1000 कैलोरीज ली कोक से, 1000 ही कैलोरी ली दूध से, ठीक है ना? आपने दोनों इक्वल। अब होता क्या है कि दूध में आपने खुद बताया कि वहां पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इधर सिर्फ ग्लूकोज है, शुगर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। असल में क्या होता है कि जब आपका ये अब्जॉर्प्शन हुई ना दोनों की, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ दूसरी चीजें फैट है, प्रोटीन है, वो स्लोली आपको राइज करेगी ब्लड में, और उसमें इंसुलिन लेवल स्लो होगा, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, सर्द नहीं हमने आने देनी इंसुलिन की। हमारा बेसिक प्रिंसिपल याद रखें कि हमने वो खाना, और इसकी एक मैं मिसाल दूंगा कि आपने फास्टिंग यानी खाने से पहले अपना शुगर लेवल चेक करें। आप कोई भी खाना ले, आप छोड़े कि आपको कि इसमें कितनी कैलोरी, इसमें कितनी कैलोरी, 2 घंटे बाद अपना शुगर लेवल दोबारा करें। अगर आपका 15 से 20 ग्राम से ज्यादा है तो आपका वो खाना आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अब वो जब आपने ली तो ये एकदम से सर्ज होगी, शुगर चेक करके देखिएगा। जी जी बिल्कुल, और एकदम से जब जाएगी तो इंसुलिन उसके पीछे दौड़ेगी, तो आपने इंसुलिन को वो आसमानों तक पहुंचा दिया, जो कि प्रिंसिपल ही नहीं है। आपने इंसुलिन को बेस लेवल पे रखा, इसलिए वो जो इस तरह की कैलोरीज है, बेशक आपने 1000 कैलोरीज दोनों से ली, लेकिन वो जो कैलोरी स्लो राइज करेगी वो दैट इज बेटर कैलोरी एज कम्पेयर। मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ डॉक्टर शाजिया ज़ाहरा साहबा से। वो आपको यही कह रही है कि कैलोरी का कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीट हो गया हुआ है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑब्सोलीट क्यों हुआ है, न्यू रिसर्च हमें ये बता रही है कि कैलोरीज आप काट रहे हैं, हमने कैलोरीज ना काटे, आप 2000 कैलोरीज ही दे, उसमें से कार्बोहाइड्रेट काटें, वो हम आपको बताएंगे अगली खाना खाएं, आप उसको फॉलो करके कैलोरीज कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, आप खाना खाते खाते छोड़ दें, आपको मोबाइल फोन पसंद है ना, आप 5 मिनट की जगह कॉल करें, उसके बाद आप जब आएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें, आपको बड़ा कुछ करना पड़ता है। अच्छा जी, अब अगला इसका अगला जो क्वेश्चन था, हमने अगले 10 मिनट में इंशाल्लाह खत्म कर दिया। अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि नेम सम ऑफ द कॉमन हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ हंगर एंड साइटी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही है, लेप्टिन और इंसुलिन 2 बेसिक हार्मोन है, इनको ज़हन में रखिएगा, एंड दे एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एक नंबर 2, ग्रेलिन का सिर्फ इतना काम है, उसका कोई और काम नहीं, वो सिर्फ आपको कहता है यार भूख लग गई, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट गट हार्मोन्स का जिक्र यहाँ नहीं किया, जिनपैन ग्लिप का, वो भी है, और इसके अलावा हमने टोटल हमने 2 हार्मोन्स की बात करनी है, इंसुलिन और लेप्टिन,
ये दो आपके हंगर कंट्रोल करते हैं। और स्टाइटी किससे आती है? mTOR, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पेप्टाइड बाइंडिंग। ये टोटल 5 हार्मोन है, सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। हम इसको आज इधर ही रोक देते हैं और इंशाल्लाह अगला जो है ये तो ऑलमोस्ट हो गया जी। पहले का आपने क्या जो पीसीओडी ने कैलोरी करके हार्मोनल है या प्रेडिक्ट परफेक्ट? It is not a caloric disease. It is not a caloric disease. This is basically a disease of hormonal imbalance. हम अगली दफा इस पे बात करेंगे। ये कैलोरी के नहीं है। मसलन आप एक बंदे को 100 कैलोरीज देते हैं ब्रोकलीज की, या खीरा खिलाया 100 कैलोरीज, और 100 कैलोरीज आपने दिया उसको डंकन डोनट। कैलोरीज तो दोनों की सेम है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट द इंस्ट्रक्शंस दीज कैलोरीज टेक टू द बॉडी। बॉडी को इंस्ट्रक्शंस क्या मिल रही है? डंकन डोनट इंस्ट्रक्शन देगा, इंसुलिन को आसमान पे लेके जाएगा, ठीक है जी। खीरा नहीं लेके जाएगा। कैलोरीज दोनों की सेम है, सो कैलोरीज नॉट अ कैलोरी। नंबर दो, जब आप आहिस्ता आहिस्ता दिन में, जो हमारे बच्चों की हमारी आदत है, हम 1 घंटा भी खाए बगैर नहीं रहते, 2 घंटे भी नहीं रहते, तो लेप्टिन बार बार इस तरह से स्टिमुलेट होने से लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जब लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो लेप्टिन का सिग्नल जो है वो इंसुलिन को सप्रेस करने का जा ही नहीं रहा। इंसुलिन हमेशा हाई रहती है और लेप्टिन जिसने स्टाइटी देनी थी वो स्टाइटी दे ही नहीं पाता, और वो सारी फैट आपकी बॉडी में जमा होती है। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच जी आप सबको। डॉक्टर जी आप लोग आए इतनी गर्मी के अंदर, और डॉक्टर साहब सब बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम लोग जो जहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले इन अपने आप को जो सेटिस्फाई करें कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमें कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, इनको आपने खुद मानना है। अगर आप इसमें से किसी कंसेप्ट के साथ डिसएग्री करते हैं तो उसके लिए आपने क्वेश्चन रेज करना है। ये नहीं करना कि जी आप उससे डिसएग्री भी करके घर जाएंगे तो फिर आप नॉट द ब्लाइंड फॉलोअर्स, ठीक है। हमें भी अकल की कसौटी पे हाँ, आप क्वेश्चंस करें ताकि आपके जो भी चीजें हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ये जो नॉलेज हमें मिल रहा है ये मेरे मरीजों के लिए और खास तौर पे मेरे घर वालों के लिए और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो तब तक आप उस नॉलेज को आप आगे डिलीवर नहीं कर सकते। तब तक आप अपने मरीजों को वो चीज नहीं दे सकते जो हम यहाँ से देना चाहते हैं कि आप अपने मरीजों को दें। बंडल ऑफ थैंक्स आप सब लोगों का, डॉक्टर साहब का, कि जो लोग यहाँ तशरीफ लाए। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो ये अपना डॉक्टर ताहिर साहब ने जो बात, जो कुछ इन्होंने पढ़ाया ये है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। एक समझाने का अंदाज डिफरेंट है जो आज तक नहीं समझाया गया, छुपाया गया है। जो भी कह लें, जो भी आप कह लें, ये यही फिजियोलॉजी है जो आपको क्लिनिकल लेवल पे आके आपको समझा रही है। बिल्कुल एक चीज है, हर चीज दी हुई है, एक तरीके से अंदाज है, ये अंदाज है। डॉक्टर मारिया कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर मारिया ओवर। डॉक्टर मारिया अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी हम सुन रहे डॉक्टर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। और आज का पैनल डिस्कशन अमेजिंग, आई मस्ट से कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन था। बहुत रैशनल बेस और साइंटिफिक बेस, एक्चुअली रिसर्च बेस्ड डिस्कशन हुआ है। यूजुअली लोग रिसर्च को इतना प्रमोट नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, या शायद उनका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, जितने भी लोग पैनल में हैं, वो बहुत रैशनल और बहुत रिसर्च बेस्ड, फाइंडिंग बेस्ड उन्होंने सबने डिस्कशन किया। और इवेंचुअली बहुत फ्रूटफुल था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इट्स रियली वेरी फ्रूटफुल, वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ओबेसिटी को ट्रीट करना चाहते हैं और उससे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना चाहते हैं। जेनेटिक फैक्टर नो डाउट कि बहुत ही
काउंट करता है। इनफैक्ट मेरे फैमिली में मेरी मदर जो थी शी वाज फैटी लेडी, बट मेरे जो फादर थे वो बहुत स्लिम और स्मार्ट थे। सो मैं कॉम्बिनेशन में हूँ, मतलब फादर की हाइट मिली है और मदर की तरफ से ब्यूटी मिली है, बट वेट गेन भी मेरा रहा एक टाइम तक। बट आई कैन ट्राई टू कंट्रोल माय वेट, और उसके लिए मैं कई बार जैसे कि मैडम के पास वाला जो फॉर्मूला है, न्यूट्रिशन बेस्ड कैलोरीज, अगर आप अच्छी कैलोरीज लेते हैं, न्यूट्रिशन बेस्ड लेते हैं, तो वो आपका वेट भी नहीं गेन करता, वो आपका लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करता है, आपके वेट को कम करता है। आपने जंक फूड को अवॉइड करना है। जंक फूड को अवॉइड करना ये है कि एक्चुअली जो जिसको मैडम कही थी कि ये एम्प्टी कैलोरी है, एक्चुअली जंक फूड कैलोरी है जो सिर्फ हाई कैलोरी होती है, और वो सिर्फ आपका शुगर कंटेंट बेस है, हाई कार्ब है, और बैड फैट कंटेनिंग कैलोरीज होती हैं जो कि सिर्फ स्टोर्ड होती हैं और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करती है, जिसकी वजह से सारे इश्यूज जो स्टार्ट होते हैं। डॉक्टर सादिक, मैंने बहुत अमेजिंग उनका डिस्कशन ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनपुट, और सभी लोगों ने आपकी बात सुनी भी है, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में भी आपको इनकॉर्पोरेट करेंगे जी इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टाइम स्पेशली आपसे ना महराना राय लेंगे जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक थैंक केयर, यू वेरी मच अल्लाह डॉक्टर हाफिज। मारिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। वेलकम सर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। नेक्स्ट टाइम